Hello, good morning aspirant. Myself Masood Sahil, nursing officer at ESIC Mumbai. Welcome to my channel Nursing Topper Zone. Today we will discuss about the central line in so many competitive exam. This is the most important topic. Every year so many competitive exam there is a 2 to 3 question from this topic. सो आज हम बातचीत करेंगे सेंट्रल लाइन पे. पूरा उसका जो भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है, कैसे केयर करना है सेंट्रल लाइन का, सब आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से. सो सेंट्रल लाइन पहली बार किसने यूज़ किया था? तो पहली बार यूज़ किया था वर्नर फॉर्समैन, जिन्होंने पहली बार परफॉर्म किया था सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन को. कब यूज़ किया था? 1929 में. और उन्होंने यूरेट्रिक जो कैथेटर है इसको अपने O1 क्यूबाइटल वेन में इंसर्ट किया था. सो थ्रू क्यूबाइटल वेन, फिर राइट एट्रियम में इंसर्ट किया था अंडर फ्लोरोस्कोपी. सो ये जो इमेज बेस है ये है 3-वे ल्यूमेन सेंट्रल लाइन. ऐसे डबल ल्यूमेन भी आता है और सिंगल ल्यूमेन भी आता है. अलग अलग टाइप के सेंट्रल लाइन आते हैं. 3 ल्यूमेन, सिंगल ल्यूमेन, डबल ल्यूमेन. इसके बाद हम बातचीत करेंगे इंडिकेशन के. ऐसे कौन कौन से पर्पज़ है, हमें सेंट्रल लाइन क्यों यूज़ करते हैं. सो पहला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल मेडिकेशन. मल्टीपल अगर मेडिकेशन है तो उसको यूज़ करने के लिए, जैसे एंटीबायोटिक हो गई, कोई एनाल्जेसिक है अगर पेशेंट को लगाना है, ठीक है. सो कोई भी इंजेक्शन, बहुत सारी मेडिकेशन हमें एक साथ अगर देना है तो हम उस टाइम पे सेंट्रल लाइन का यूज़ कर सकते हैं. कीमोथेरेपी इन्फ्यूज़न, बहुत सारे कैंसर पेशेंट होते हैं तो उसमें हम कीमोथेरेपी जब इन्फ्यूज़न कंटिन्यू करना है तब भी हम जनरली सेंट्रल लाइन यूज़ करते हैं. टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, पार्शियल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये एक न्यूट्रिशनल पैकेट है. ये एक न्यूट्रिशनल पैकेट है. कई बार एग्ज़ाम में पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन TPN और PPN. सो जो TPN है वो हमेशा सेंट्रल लाइन थ्रू ही दिया जाता है, जबकि इसको पेरिफेरल लाइन या तो सेंट्रल लाइन के थ्रू दिया जाता है. TPN मतलब जिसका ऑस्मोलालिटी 900 से ज़्यादा हो, और PPN मतलब जिसका 900 से कम हो. तो ऐसे डिफ्रेंशिएट याद रखना है हमें TPN और PPN का. फिर अगर कोई वेसिकल ड्रग अगर यूज़ करो, वेसिकल ड्रग मतलब ऐसी जो ड्रग है जो स्किन या टिश्यू के अगर कांटेक्ट में आएंगे तो इसकी वजह से पेशेंट को नेक्रोसिस होने का चांसेस है. तो ऐसे पेशेंट जो वेसिकल ड्रग होती है इसको सेंट्रल लाइन के थ्रू अगर देंगे तो सेफ माना जाएगा. उसके बाद है CVP मॉनिटरिंग. सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं. अगर कोई पेशेंट है उसको रैपिड फ्लूइड रिसक्सिटेशन है, जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको हाइपोवोलेमिया हो गया, ठीक है, कोई हाइपोटेंशन वाला पेशेंट है, कोई शॉक में है पेशेंट, तो ऐसे टाइम पे अगर ज़्यादा रैपिड फ्लूइड रिसक्सिटेशन अगर करना हो तो सेंट्रल लाइन अच्छे से काम आता है. हीमोडायलिसिस और CRRT, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी, इसके लिए भी हीमोडायलिसिस कैथेटर आता है, इसके लिए भी अलग से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो क्या क्या इंडिकेशन है? मल्टीपल मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करना, कीमोथेरापी को इन्फ्यूज़न करना, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, PPN वेसिकल ड्रग जो है उसको अगर डिलीवरी करना है, CVP मॉनिटरिंग है, रैपिड फ्लूइड रिसक्सिटेशन है. इसके बाद है टाइप्स. क्या क्या टाइप्स है? पहला है नॉन टनल कैथेटर. ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है. नॉन टनल मतलब जिसको डायरेक्टली वेन में डाला जाता है, डायरेक्टली इनटू द वेन. इसको 2 to 3 वीक तक रख सकते हो आप. इसको इमरजेंसी में इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि ये बहुत इजी और क्विक इंसर्शन है. शुड बी रिमूव एज सुन एज पॉसिबल. क्यों रिमूव करना एज सुन एज पॉसिबल? टू प्रिवेंट इन्फेक्शन और थ्रोम्बोसिस.
सो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ये सीधा वेन में जाता है, इंटरनल जुगुलर वेन टू सुपीरियर वेना की वजह से जाता है। दूसरा है टनल मतलब जो इंसीजन के थ्रू जाता है, स्किन में इंसीजन हम करते हैं, इंसीजन थ्रू द स्किन। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे स्किन इंसीजन से सबक्लेवियन वेन से सुपीरियर वेना केवा में जाता है। उसके एग्जांपल है हिकमैन, ब्रोविएट और ग्रोशोंग। जैसे ये है हिकमैन, अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए तो ब्रोविएट, और ये है ग्रोशोंग। ठीक है, कई बार नॉर्सेट में एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये हिकमैन है, ये ब्रोविएट है, ये ग्रोशोंग है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए, जब अगर लॉन्ग टर्म हमें ज़रूरत है तो उस टाइम हम टनल यूज़ कर सकते हैं। इसमें इन्फेक्शन रिस्क बहुत लोअर है नॉन टनल से, और 1 साल तक भी आप इसको टनल को रख सकते हैं। तीसरा है इम्प्लांटेड पॉट्स मतलब अगर कोई पेशेंट है, कीमोथेरापी वाला पेशेंट है, कोई भी है, तो लॉन्ग टर्म थेरापी के टाइम पे हम ये इम्प्लांटेड पॉट यूज़ कर सकते हैं। इसमें इन्फेक्शन के सबसे लोवेस्ट रिस्क होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्मेटिक रिजल्ट इसमें बेटर होता है क्योंकि उसके स्किन के अंडर प्लेस कर दे, और सर्जिकली इंसर्ट करना पड़ता है, इसको सर्जिकली इंसिजन करके इम्प्लांट करना होता है। उसके बाद ये डायलिसिस कैथेटर, जो भी पेशेंट हीमोडायलिसिस है, अभी यहाँ पे देख सकते हो ये है, ये हीमोडायलिसिस कैथेटर है। ठीक है, इसमें देखो ये आर्ट्रियल पोर्शन है, ये वेनस पोर्शन है। सो दो पोर्ट होते हैं, एक आर्ट्रियल पोर्ट है, एक वेनस पोर्ट है। सो जो भी पेशेंट डायलिसिस वाले कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी भी जो है उसको डायलिसिस कैथेटर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद है पीआईसीसी मतलब पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रलाइन कैथेटर। बहुत एकदम थिन और फ्लेक्सिबल ट्यूब आता है। इसको कहाँ पे डाला जाता है? अपर आर्म वेन में, और अपर आर्म वेन थ्रू इसको सेंट्रल वेन में सुपीरियर वेना केवा तक डाला जाता है। मोस्ट कॉमन, अगर ये एग्जाम में ज़्यादातर नॉर्सेट में से क्वेश्चन आते हैं कि बेसिलिक वेन मोस्ट प्रीफर वेन है। सिफालिक वेन भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर अगर उसका स्मॉलर साइज है, इसकी वजह से थोड़ा कई बार डिफ़िकल्ट रहता है। ब्रेकियल वेन है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें सबसे ज़्यादा आर्ट्रियल इंजरी और नर होने के चांसेस ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। तो ये पीआईसीसी लाइन है, यहाँ पे देखो ये पीआईसीसी, इसको अपर आर्म वेन में डालते हैं। उसके बाद साइड्स की बात करेंगे हम। 3 साइड्स है, सबक्लेवियन, इंटरनल जुगुलर वेन, फीमोरल। सबक्लेवियन मोस्ट प्रीफर साइट है, ये नॉर्सेट पीवाईक्यू है, पूछा गया है। लोएस्ट थ्रोम्बोसिस से रिस्क है। हाइयर रिस्क ऑफ न्यूमोथोरेक्स, सबसे ज़्यादा न्यूमोथोरेक्स है, ये भी नॉर्सेट पीवाईक्यू है। और आर्ट्रियल इंजरीज में लेस कॉमन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सबक्लेवियन वेन जो है हमने डाला हुआ है। सबक्लेवियन थ्रू द सुपीरियर वेना केवा में टिप रहता है। इंटरनल जुगुलर वेन मोस्ट कॉमन साइट है, ये भी नॉर्सेट में पूछा गया है। और स्पेशली हम कौन सा राइट साइड फोकस करते हैं, क्योंकि राइट आईजेवी है, सीधा वो असेस करता है, सीधा ड्रेन होता है सुपीरियर वेना केवा में। एक लैंडमार्क यूज़ होता है सेडिलोट्स ट्रायंगल। उसके बाद लेफ्ट आईजेवी हम ज़्यादातर अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें लिम्फेटिक इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फीमोरल वेन की बात करेंगे हम। फीमोरल वेन है मोस्ट लिस्ट प्रीफर साइट है। ये क्यों लिस्ट प्रीफर साइट है? क्योंकि इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा है, थ्रोम्बोसिस का चांस ज़्यादा है, आर्ट्रियल इंजरी का चांस ज़्यादा है। इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं इसको। तो 3 साइट है, सबक्लेवियन, इंटरनल जुगुलर वेन एंड फीमोरल। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन डाला हुआ है। ठीक है, ये तो पीआईसीसी लाइन आ गया, और यहाँ पे फीमोरल वेन है। जो फीमोरल वेन है, फीमोरल थ्रू कॉमन इलियक वेन टू इंफीरियर वेना केवा थ्रू वो ड्रेन होता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो जब भी गाइड वायर अंडर इंसर्शन करते हैं तो कई बार हार्ट में गाइड वायर चला जाता है, इसकी वजह से कई बार पेशेंट को एरिथमिया हो सकता है। एरिथमिया में भी पेशेंट को प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है। इसकी वजह से कई बार पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो एरिथमिया भी इमीडिएटली कॉम्प्लिकेशन है। कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है, हेमेटोमा, या तो ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा है। न्यूमोथोरेक्स
सबसे ज़्यादा, सबक्लेवियन के साथ सबसे ज़्यादा है। एयर एम्बोलिज्म होने के भी चांसेस ज़्यादा है। तो अगर एयर एम्बोलिज्म हो जाता है तो उसका मैनेजमेंट क्या करोगे? एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि अगर एयर एम्बोलिज्म है पेशेंट को, तो ऐसे पेशेंट को हम लेफ्ट ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दे देंगे, ओके, जिसको हम डूरांट पोजीशन भी बोलते हैं, जिसको हम डूरांट पोजीशन भी बोलते हैं। इसके बाद आर्ट्रियल पंचर है, इंजरी, कई बार अगर जुगुलर वेन डालते रहते, इंटरनल जुगुलर वेन आईजेवी, तो इसकी वजह से कई बार कैरोटिड रप्चर होने के भी चांसेस है, कैरोटिड आर्टरी रप्चर होने की भी चांसेस रहती है ज़्यादातर। इसके बाद नर्व इंजरी, मोस्टली नर्व इंजरी होता रहता है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये रेयर केस में बट फिर भी इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और माल पोजीशन ऑफ कैथेटर, कई बार हम जिस जगह डालना चाहते हैं उस जगह पे नहीं जाता, जैसे कि आईजीवी, राइट साइड आईजीवी डालना चाहती है तो लेफ्ट आईजीवी में चला जाता है कई बार तो ये सारे इमीडिएटली कॉम्प्लिकेशन है। लेट कॉम्प्लिकेशन में हमेशा याद रखना इन्फेक्शन, ये नॉर्सेट PYQ है। ज़्यादातर क्लेप्सी होने के चांसेस ज़्यादा है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, कैथेटर कई बार ब्लॉक हो जाता है। वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम जैसी कंडीशन भी हो सकती है। वेनस स्टेनोसिस हो सकता है। कैथेटर फ्रैक्चर, ये मोस्ट कॉमन सबक्लेवियन के साथ देखने को मिलता है, सबक्लेवियन सेंट्रल लाइन के साथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद पार्ट्स की बात करते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं हम, तो पोर्ट्स या हब्स की बात करते हैं। तो ये सारे जो है उसको पोर्ट्स या हब्स बोलते हैं। ये 3 ल्यूमेन है, इसकी वजह से इसमें 3 पोर्ट्स है। अगर डबल ल्यूमेन होगा तो 2 पोर्ट्स आएंगे, सिंगल ल्यूमेन होगा तो 1 ही पोर्ट्स आएगा। देखते हैं बहुत अलग अलग ब्रांड जो होती है उसके रिलेटेड अलग अलग कलरिंग कोड होते हैं, बट हम कुछ कलर कोड बात करेंगे। 3 टाइप के होते हैं, एक डिजिटल ल्यूमेन होता है, मीडियल ल्यूमेन होता है, प्रोक्सिमल ल्यूमेन होता है। डिजिटल ल्यूमेन है जो ब्राउन कलर का आता है, जो 16 गोज का है, जिसके थ्रू हम CVP मॉनिटरिंग या तो ब्लड सैंपलिंग कर सकते हैं। मीडियल ल्यूमेन ब्लू कलर का है जो 18 गोज का होता है, जिसके थ्रू हम TPN या तो IV मेडिकेशन है वो हम दे सकते हैं। और प्रोक्सिमल जो वाइट कलर का है, कई जगह येलो भी होता है ये, तो वो भी 18 गोज का है, वहीं से IV फ्लूइड और ब्लड सैंपलिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे CVP मॉनिटरिंग, ब्लड सैंपलिंग, इसके अलावा रैपिड फ्लूइड भी इस पोर्ट के थ्रू हम दे सकते हैं। कैथेटर ट्यूब देखते हैं, कैथेटर ट्यूब्स क्या है, तो ये जो है ये कैथेटर ट्यूब्स है, इसको कैथेटर ट्यूब्स बोलते हैं, जो सिलिकॉन से बनी होती है या तो कई बार पॉलीयूरेथेन से भी बनी होती है। उसके बाद टिप्स है, ये जो सेंट्रल लाइन का टिप है, टिप ऑलवेज सुपीरियर वेना केवा में होना चाहिए, कभी भी हार्ट के अंदर टिप नहीं होना चाहिए। अगर IGV डालना है तो 11 से 13 सेंटीमीटर तक आप इंसर्ट कर सकते हो, सबक्लेवियन है तो 13 से 15 सेंटीमीटर, फीमोरल है तो 25 to 40 सेंटीमीटर हम यूज़ कर सकते हैं। क्लैंप आता है, ये सारे क्लैंप है। अगर कोई भी ल्यूमेन अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमेशा ऑलवेज जो सेंट्रल लाइन है उसको, जो भी ल्यूमेन हम यूज़ नहीं कर रहे उसको हमेशा क्लैंप करके रखना है। अनक्लैम्प्ड अगर रखोगे, unclaimed lumen can cause air embolism। फिर आता है स्यूचर विंग्स, स्यूचर विंग्स आता है जहाँ पे, यहाँ पे ये स्यूचर विंग्स है जहाँ पे हम पेशेंट के स्किन के साथ सेंट्रल लाइन को स्यूचर कर सकते हैं। ज़्यादातर एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में मर्सिल्क 10 हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है डायलेटर और नीडल इंसर्शन, इसको डायलेटर बोलते हैं। ये नीडल इंसर्शन है, ये नीडल है, इसके थ्रू हम नीडल इंसर्ट कर सकते हैं। फिर ये जो है ये गाइड वायर होता है, इसको हम बोलते हैं गाइड वायर। सो जो भी पेशेंट है, हमने नीडल जो इंसर्शन है, नीडल इंसर्ट करने के बाद ये गाइड वायर हम इंसर्ट करते हैं। गाइड वायर इंसर्शन करने के बाद अगर वो स्मूथली अंदर जाता है वेन में, तो इसके बाद हम उसके ऊपर फिर ये जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हैं थ्रू द गाइड वायर। और ये जो टेक्निक यूज़ करते हैं हम, उसको बोलते हैं सेलिंजर टेक्निक। इसको कौन सी टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं?
बोलते सेल निंजा टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल लाइन जो भी डालो वो हमेशा अल्ट्रासाउंड गाइडेंस डालना होता है और ऑलवेज कंफर्म करना है चेस्ट एक्सरे से। जब तक चेस्ट एक्सरे से कंफर्म नहीं हो जाता तब तक पेशेंट को कोई भी चीज़ ल्यूमेन के थ्रू शुरू नहीं करनी है। चेस्ट एक्सरे में अगर टिप सुपीरियर वेना केवा में है उसके बाद ही फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैथेटर केयर कैसे करेंगे। ऐसे जो पेशेंट है सेंट्रल लाइन जो पेशेंट होता है, बहुत सारे पेशेंट होते हैं सेंट्रल लाइन के, उसमें ऑलवेज हम 2 ड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं, एक गॉज ड्रेसिंग और एक यूज़ कर सकते हैं हम ट्रांसपेरेंट सेमी परमिएबल ड्रेसिंग हम यूज़ करते हैं। ये जो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होता है इसको एवरी 5 to 7 डेज़ में चेंज करना होता है। अगर सॉइल हो जाता है तो फिर चेंज ही करना है, बट गाइडलाइन के हिसाब से एवरी 5 to 7 डेज़ में उसको चेंज करना है। जबकि गॉज ड्रेसिंग जो है उसको एवरी 24th आवरली, ये अकॉर्डिंग टू एम्स गाइडलाइन है। CDC में एवरी 2 डेज़ या तो 48 आवरली गॉज ड्रेसिंग बोला है चेंज करने के लिए। अगर कोई पेशेंट है जो डायफोरेटिक है, अगर पेशेंट डायफोरेटिक है तो ऐसे पेशेंट में ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग फिर अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए डायफोरिक वाले पेशेंट में गॉज ड्रेसिंग हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम ऑइंटमेंट कोई भी बिना प्रिस्क्राइब किए यूज़ नहीं करना है। इंसर्शन साइट जो है वो ऑलवेज क्लीन ड्राई और इंटेक रखना है उसको। जो भी हब है उसको हमेशा 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करना है एटलीस्ट 10 to 15 सेकंड। कब तक? एटलीस्ट 10 to 15 सेकंड सर्कुलर मोशन में उसको ऑलवेज डिसइंफेक्शन क्लीन करना है। उसके बाद उसको एयर ड्राई होने देना है कम्प्लीटली। ऐसे नहीं कि पोर्ट मोइस्ट और आपने यूज़ करना शुरू कर दिया, उसको हमेशा ड्राई करना है। ड्राई फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड उसको एटलीस्ट करना है। ईच ल्यूमेन मस्ट बी डिसइंफेक्टेड बिफोर यूज़। जो भी ईच ल्यूमेन है उसको ऑलवेज डिसइंफेक्टेड करना है। जो ल्यूमेन है उसकी पेटेंसी ब्लॉकेज उसमें देखना है कि ब्लड बैक फ्लो आ रहा है कि नहीं, ब्लड का बैक फ्लो आ रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। हमेशा जो भी ल्यूमेन है उसको ऑलवेज नॉर्मल सलाइन से ही फ्लश करना है। कोई भी मेडिकेशन देते हो तो उसके बिफोर और मेडिकेशन के आफ्टर ऑलवेज फ्लश करना है। जब भी फ्लश करना है तो स्टेराइल टेक्निक यूज़ करना है। ज़रूरत पड़े तो हिपेरिन लॉक सॉल्यूशन भी आता है अवेलेबल, हैप्लॉक सॉल्यूशन अवेलेबल होता है कई जगह पे, उसको भी हम फ्लश यूज़ कर सकते हैं। जो भी इंसर्शन साइट है उसको 2% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट से क्लीन करना है इंसर्शन टाइम में। और जो भी इंसर्शन साइट है उसको क्लीन करना है कहाँ से? फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी आउटवर्ड सर्कुलर मोशन, उसको आउटवर्ड सर्कुलर मोशन में करना है। उसको भी कम्प्लीटली एयर ड्राई होने देना है। स्टेराइल ग्लव्स ऑलवेज यूज़ करना है ड्रेसिंग चेंज के लिए। अगर ओल्ड ड्रेसिंग जो है, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सेंट्रल लाइन वाला पेशेंट है उसको ओल्ड ड्रेसिंग रिमूव करना है तो उसी टाइम पे भी स्टेराइल ग्लव्स ही यूज़ करने हैं। ऑलवेज मेंटेन करेक्ट एंगल, करेक्ट एंगल जो है वो ऑलवेज मेंटेन करना है। ऑलवेज 90 डिग्री जो सिरिंज है उसको होल्ड करना है, क्योंकि 90 डिग्री अगर सिरिंज होल्ड करोगे तो जो बबल है वो एडमिनिस्टर होने से बच जाएगा और इसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट द एयर एम्बोलिज्म। स्टेराइल टेक्निक ऑलवेज यूज़ करना है। जो भी स्टेराइल पोर्स है उसको कंटामिनेट नहीं करना है। आईवी सेट जो है उसको एवरी 24th आवरली चेंज करना है। अगर जैसे कि पेशेंट है उसको पेरिफेरल लाइन है तो अकॉर्डिंग टू CDC गाइडलाइन हम उस टाइम पे 72 to 96 आवर मतलब 3 से 4 दिन के बाद आईवी सेट चेंज करते हैं। पर अगर पेशेंट सेंट्रल लाइन पे है तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना ज़रूरी है, तो इसलिए पेशेंट को एवरी 24th आवरली चेंज करना ज़रूरी है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है उसको हर एक पैकेट के बाद, जो ब्लड यूनिट हम चढ़ाते हैं उसके हर एक पैकेट के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट चेंज करना ज़रूरी है।
बट PRBC में आप अप टू 4 पैकेट तक आप सेम ब्लड से BT यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर लेबलिंग और एसेप्टिक हैंडलिंग ज़रूरी है। हिपेरिन कितना यूज़ करना है, जैसे कि 5000 इंटरनेशनल यूनिट है, उसको 10 ml में डाइल्यूट करके रखोगे। सो जो डाइल्यूशन है हिपेरिन फ्लश के लिए, हिपेरिन फ्लश के लिए जो डाइल्यूशन है वो 500 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होना चाहिए, इतना सॉल्यूशन होना चाहिए। यूज़ ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब फॉर कैथेटर पैटर्न, जब भी डॉक्टर एडवाइस करता है तो उसी टाइम पे आपको यूज़ करना है। CVP मॉनिटरिंग देखते हैं हम, सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम सेंट्रल लाइन के थ्रू। पेशेंट को ऑलवेज सुपाइन पोजीशन देना है, या तो आप सेमी रिकम्बेंट पोजीशन दे सकते हो, सेमी रिकम्बेंट पोजीशन दे सकते हो। जो भी प्रेशर चेक करते हैं राइट एट्रियल का वही सेम होता है सेंट्रल वेनस प्रेशर का, 2 to 8 mmHg है, नॉर्मल होता है। इसके लिए एक 0 पॉइंट हम डिसाइड करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि 2 मेथड है, एक मैनोमीटर और एक ट्रांसड्यूसर सिस्टम। ये जो मैनोमीटर है इसको, ये है मैनोमीटर, और इसका जो जीरोइंग पॉइंट है हम उसको राइट एट्रियल के कोरस्पॉन्ड रखते हैं। दूसरा ट्रांसड्यूसर सिस्टम है, उसमें प्रेशर बैग यूज़ करते हैं हम, और एक मॉनिटर होता है, बीच में एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है। तो उसके थ्रू दो मेथड है, हम 2 मेथड के थ्रू CVP मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एक है मैनोमीटर सिस्टम, दूसरा है ट्रांसड्यूसर सिस्टम। सो ये जो जीरोइंग पॉइंट है उसको हम बोलते हैं फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस पॉइंट। तो ये फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस पॉइंट है, कहाँ पे होता है, जहाँ पे आप देखो ये है 4th इंटरकोस्टल स्पेस, और यहाँ पे है मिड एक्सिलरी लाइन। सो जहाँ पे भी 4th इंटरकोस्टल स्पेस और मिड एक्सिलरी लाइन दोनों ईच अदर क्रॉस करते हैं, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस पॉइंट। जनरली जो ट्रांसड्यूसर है इसको हम ICU में ज़्यादा यूज़ करते हैं, HDU, ICU, इमरजेंसी जैसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि CVP मॉनिटरिंग करते कि जो सिस्टम है, जो जीरो है वो अच्छे से लेवल होना चाहिए, और जो कैलिब्रेटेड जो है हम जो रीडिंग करते हैं वो करेक्टली होनी चाहिए। तो ये था सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग। अगर 2 से कम आता है तो हम ऐसी कंडीशन में पेशेंट को बोलते हैं हाइपोवोलेमिया, और अगर 8 से ज़्यादा आता है तब हम जनरली बोलते हैं हाइपरवोलेमिया। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, क्लेप्सी बोलते हैं हम उसको। इन्फेक्शन है जो पेशेंट को प्लेस फॉर ग्रेटर देन 2 कैलेंडर डेज, मतलब आफ्टर इंसर्शन 48 आवर्स। सो अगर पेशेंट को सेंट्रल लाइन इंसर्ट कर दिया है उसके आफ्टर 48 आवर्स अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है, और वो भी किसी और जगह का इन्फेक्शन ना हो, और पेशेंट कंप्लेन करे फीवर का, चिल्स, हाइपोटेंशन या अल्टर मेंटल स्टेटस, तब हम बोलेंगे कि पेशेंट को सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है। उसके लिए CDC ने एक मेंटेनेंस बंडल बना के रखा है। तो क्या क्या चेंज करें हम, स्टेराइल ड्रेसिंग चेंज ध्यान रखना है, हब और पॉट जो है उसको डिसइंफेक्शन करना है, नीड फॉर लाइन हमेशा देखना है, सेंट्रल लाइन अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर डॉक्टर को बोल के रिमूव कर देना है, एसेप्टिक टेक्निक ऑलवेज यूज़ करना है, और रेगुलर ड्रेसिंग ऑलवेज करते रहना है। सो ये पूरा आज हमने जो पढ़ा है सेंट्रल लाइन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैक्सिमम ट्राई किया है कि जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन है उसको सारे कवर कर दिए हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करके अच्छे से पढ़ना। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पेशेंट को कि किसने पहली बार यूज़ किया था। डॉक्टर वर्नर फ्रॉसमैन ने 1929 में यूज़ किया था। उसके बाद पेशेंट को क्या क्या इंडिकेशन है, कि ऐसे कौन कौन से इंडिकेशन है कि हम सेंट्रल लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना हो, कीमोथेरापी, TPN, PPN, वेसिकल ड्रग जो है, CVP मॉनिटरिंग, रैपिड फ्लूइड रिसक्सिटेशन, हीमोडायलिसिस वाला पेशेंट हो। कौन कौन से टाइप के नॉन टनल है जिसको डायरेक्टली वेन में इंसर्ट कर सकते हैं। टनल जो होता है उसको थ्रू द स्किन इंसिजन करते हैं। इम्प्लांटेड पॉट सर्जिकली उसको हमें इम्प्लांट करना होता है। डायलिसिस कैथेटर जो है उसको हम हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं। PICC पेरिफेरल इंसर्ट है सेंट्रल लाइन कैथेटर, इसको भी हम
अपर आर्म वे में यूज़ कर सकते हैं। साइड्स देखते हैं कौन कौन सी साइड है, 3 साइड है, सबक्लेवियन, इंटरनल जुगुलर वेन, फीमोरल। मोस्ट प्रीफर कौन सी है, सबक्लेवियन। सबसे ज़्यादा निमोथोरेक्स के चांस किस में है, सबक्लेवियन में। मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज़ होती है, इंटरनल जुगुलर वेन, वो भी राइट आईजीएवी। कौन सा लैंडमार्क हम यूज़ कर सकते हैं, सैडिलॉट्स ट्रायंगल हम यूज़ कर सकते हैं। फीमोरल सबसे लीस्ट प्रीफर साइट है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन है, थ्रोम्बोसिस, आर्टेरियल इंजरी होने के चांस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमने कॉम्प्लिकेशन पता क्या क्या इमीडिएटली कॉम्प्लिकेशन है, एरिथमिया, कार्डियक टेम्पोनेट, हीमेटोमा, न्यूमोथोरेक्स, एयर एम्बोलिज्म, आर्टेरियल पंचर, नर्व इंजरी, माल पोजिशन ऑफ कैथेटर, ये भी हो सकता है। लेट कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन है, कैथेटर ब्लॉकेज है, वेनस थ्रोम्बोसिस, वेनस स्टीनोसिस और कैथेटर फ्रैक्चर। इसमें इन्फेक्शन में कई बार मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन पूछ सकती है, तो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस ये सबसे मोस्ट कॉमन मीन्स 32% केस में ये देखने को मिलता है। उसके बाद स्टेफिलोकोकस एरियास, इसको भी ये भी ज़्यादातर 80% देखने को मिलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लेप्सी और पार्ट्स पढ़ेंगे, सॉरी क्या क्या पार्ट्स है, तो पोर्ट्स होता है, हब्स होता है, कैथेटर ट्यूबिंग है, टीप है, क्लैम्प्स है, स्यूचर विंग है, डायलेटर है। कौन सा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं हम, सेलिंजर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंसर्ट करना है, और जो टिप की जो पोजीशन है वो ऑलवेज चेस्ट एक्सरे से कंफर्म करना है। केयर ऑफ कैथेटर में हमने देख लिया कि गॉज ड्रेसिंग है, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग है, कोई भी क्रीम नहीं लगानी, इंसर्ट साइड चेक करते रहना है। जो हब है, जो पोर्ट है, उसको 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्लीन करना है। ल्यूमेन को क्लीन करना है ऑलवेज, उसकी पैटर्नसी। बैक फ्लो के लिए ऑलवेज चेक करते रहना है। हिपेरिन वाला जो एनएस है उसको बिफोर और आफ्टर ईच मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन उसको फ्लश करना है। स्टेराइल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। स्टेराइल ग्लव्स ऑलवेज पहनना है। ऑलवेज सिरिंज को 90 डिग्री जो सिरिंज होल्ड करना है। कई बार नॉर्सेट पीवाईक्यू पूछा गया कि मिनिमम फ्लश सिरिंज कौन सा यूज़ करेंगे हम, ये नॉर्सेट 6 में पूछा गया था। 10 ml की जो सिरिंज है उसको हम मिनिमम फ्लश सिरिंज के लिए एज अ फ्लश सिरिंज के यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टेराइल टेक्निक जो है उसको यूज़ करना है। स्टेराइल जो पोर्ट्स है उसको ऑलवेज कंटामिनेट होने से बचाना है। आईवी सेट जो है एवरी 24 आवर्ली चेंज करना है। हिपेरिन का कॉन्सेंट्रेशन आप याद रख सकते हो 500 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होना चाहिए, मतलब 5000 10 ml में डाइल्यूट करके इतना कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद सीवीपी मॉनिटरिंग देखना है कि सेंट्रल वेनस जो सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग है उसको भी हम ऑलवेज पेशेंट को सुपाइन पोजीशन या तो सेमी रिकम्बनेंट पोजीशन रखना है। राइट एट्रियल का जो भी प्रेशर होगा वही सेम सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग होता है। उसका जो 0 पॉइंट होता है फ्लेबोस्टेटिक एक्सिस, वो याद रखना है कि वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे भी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस और मिड एक्सिलरी लाइन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। 2 मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, एक है मैनोमीटर, एक है ट्रांसड्यूसर सिस्टम। अगर पेशेंट इमरजेंसी में HDU ICU जैसी कंडीशन में ट्रांसड्यूसर सिस्टम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन ज़्यादा कब होता है, जो भी आपने सेंट्रल लाइन इंसर्शन किया है उसके 48 आवर्स के बाद अगर पेशेंट को कोई दूसरी जगह इन्फेक्शन ना हो और पेशेंट को एविडेंस हो फीवर, चिल्स, हाइपोटेंशन या तो अल्टर मेंटल स्टेज है, तब हम पेशेंट को बोलेंगे कि पेशेंट को सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है। उसके लिए CDC ने मेंटेनेंस बंडल बना के रखा है। स्टेराइल ड्रेसिंग चेंज करना है, हब पोर्ट को डिसइंफेक्ट करना है, देखना है कि लाइन अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको निकाल लेना है, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करना है और रेगुलर ड्रेसिंग को यूज़ करना है। सो थैंक यू सो मच।